갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूरा ट्यूटर्स। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ हेरिडिटी इन एवोल्यूशन। सो जो फर्स्ट पार्ट था वो हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, और अभी जो है वो हमें पढ़ना है एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन तो सुना सुना हुआ वर्ड लगता है, ठीक है, जिसमें हम एक फोटो देखते हैं जिसमें बंदर से इंसान ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ उतना ही एवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इंसानों का एवोल्यूशन नहीं था, और भी पूरी दुनिया का एवोल्यूशन हम लोग एज एन एवोल्यूशन कंसिडर करते हैं। So let's start. What do you understand by evolution? अभी डेफिनेशन बहुत सारे हैं, फिलहाल सिंपल सा डेफिनेशन लेते हैं। Evolution is a gradual change occurring in living organisms over a long duration of time. Okay, एक ऐसा ग्रेजुअल चेंज जो धीरे धीरे होता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया, एक साल में हो गया, 100 साल में हो गया, नहीं, करोड़ों साल लगते हैं एवोल्यूशन होने में। और जब हम एवोल्यूशन टर्म यूज करता हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस या फिर लाइफ के एवोल्यूशन की बात नहीं होती, उसकी बात होती है जहां से लाइफ जो पूरा मतलब जो फर्स्ट चीज, फर्स्ट पार्टिकल जो वर्ल्ड में फॉर्म, पूरी यूनिवर्स में फॉर्म हुआ था, इंक्लूडिंग दैट पार्ट वी कॉल इट एज एवोल्यूशन। अभी एवोल्यूशन में क्या इंक्लूड किया जाता है? स्टार्स, प्लैनेट्स, स्पीशीज, स्पेस, लाइफ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एवोल्यूशन। लेकिन हमको फिलहाल के लिए, हम 10th स्टैंडर्ड में है तो रिस्ट्रिक्टेड है हमारा लाइफ तक ही, अर्थ तक ही, अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, यही तक हमारा जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ऑन एवोल्यूशन। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो अर्थ पे कैसे लाइफ आई, अर्थ पे कैसे लाइफ आई, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेट्स सी अ स्टोरी ऑफ इट। ऐसा कंसिडर किया जाता है 3.5 करोड़ इयर्स अगो, ठीक है, आज से 350, अराउंड 3.5 करोड़ इयर्स अगो क्या हुआ था, लाइफ किस तरह से फॉर्म हुई थी। सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है, हमें पता है, हमें अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे आप, तो उसमें पता चला कि हमारे प्लैनेट में कुछ 118 जो एलिमेंट्स है वो डिस्कवर किए गए हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है? एक बेसिक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंपल एलिमेंट्स अवेलेबल है, 118 तक अवेलेबल है। तो उस थियरी के हिसाब से एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, बहुत सारे मतलब एलिमेंट जो हैं वो साथ में आए, ठीक है, एज पर दैट थियरी। सबसे पहले एलिमेंट्स ने साथ में कंबाइन करना स्टार्ट किया और क्या फॉर्म किया? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें क्या होता है? सारे एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जो बेसिकली लाइफ, जो भी जिंदा चीज है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला बेसिकली उसके अंदर कंपाउंड होता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने क्या किया, फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड, आपस में ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी ने उनको मिलाया हो, लेकिन आपस में ही आसपास रहते रहते, क्योंकि वो रिएक्टिव थे, आपस में रिएक्ट कर करके उन्होंने क्या बनाया? प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड। और इसी तरीके से प्रोटीन, धीरे धीरे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म हुए, और उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स ने साथ में यूनियन फॉर्म किया और बनाया सबसे पहला सेल। अब एक बार जब सेल फॉर्म हो गया तो डिफरेंट लाइफ स्टार्ट हो गई। लाइफ स्टार्ट होने का मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि इंक्लूडिंग फ्रॉम एंट टू एलिफेंट, सारी चीजें लाइफ धीरे धीरे कंसिडर होने लग गई। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, 3.5 करोड़ इयर्स लगे इस चीज को कंप्लीट करने के लिए। सो अभी लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। हम लोग काफी सारे बुक्स में, हमारे जो माइथोलॉजिकल बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, उसमें जिंदगी कैसे फॉर्म हुई उसके लिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया जाता है। लाइक अभी हमारे यहाँ पे ग्रीक, जर्मन, चाइनीज, रोमन, इंडियन, हर एक बुक में, हर एक माइथोलॉजी में, हर एक स्टडीज में लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो बताया गया है। लेकिन साइंस जिस थियरी में बिलीव करता है कि किस तरह से ये चीजें प्रोसीड हुई, वो था हमारा थियरी ऑफ एवोल्यूशन। तो लेट्स स्टडी थियरी ऑफ एवोल्यूशन। सो एज पर थियरी ऑफ एवोल्यूशन, थियरी ऑफ एवोल्यूशन बोलता है जो पहला लाइफ, यानी पहला लाइफ सेल जो फॉर्म हुआ था वो किसमें फॉर्म हुआ था? ओशियन में। और वो पहला लाइफ सेल क्या था? एक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब अंडर डेवलप्ड होते हैं, कुछ हाईली वो नहीं होता, तो वैसा स्ट्रक्चर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक कॉलेरा धीरे धीरे फॉर्म होते गए। और जो सबसे जो नीचे दर्जे के जो एनिमल्स है, एनिमल स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है, वो सबसे पहले फॉर्म हुई, ठीक है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर। और उसके बाद जो हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, मेमेलियास, एव्स, ये धीरे धीरे
फॉर्म होते गए। सो दिस वाज बेसिकली थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि बोलता है द फर्स्ट लाइफ वाज प्रोटोप्लाज्म व्हिच वाज फॉर्म्ड इनसाइड व्हाट, इनसाइड ओशियन। ओके ना, लेकिन हम ऐसे ही तो कोई भी चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए एक थ्योरी, हम लोग को चाहिए कुछ इसको सपोर्ट करने वाली चीज है, कुछ सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत, जिससे हम यकीन कर सके कि एवोल्यूशन जो है वो इन्हीं चीजों की वजह से हुआ था। या फिर अगर हम मानने लग जाए कि हाँ हम जो इंसान जो बंदर से आया होगा, इसके लिए कुछ प्रूफ तो चाहिए। तो ये प्रूफ कहाँ से मिलता है, उसके लिए हमारे पास पढ़ने पड़ेंगे कुछ एविडेंसेस जो आपको 10th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एविडेंसेस। So आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए 6 different evidences and they are morphological evidence, anatomical evidence, vestigial organs, paleontological evidence, connecting link, embryological evidences. So ये सारी एविडेंस आपको बताते हैं, ये सारे जो सपोर्ट करते हैं हमारे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, जो कि साइंस मानता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो व्हाट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस? मॉर्फोलॉजिकल, सबसे पहले मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी फॉर्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अभी इसके हिसाब से, इस एविडेंस के हिसाब से, इस सबूत के हिसाब से, जब आप एनिमल्स को देखते हो तो कोई भी एनिमल लो, चाहे वो काव हो, डॉग हो, कैट हो, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप आप क्या देख सकते हो कि उनके कान का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप उनके फेशियल स्ट्रक्चर देखो, माउथ का पोजीशनिंग देखो, सबका माउथ किधर है, ठीक है, फिर उनके देखो आईज का स्ट्रक्चर देखो, सीधा सबका आंखें जो है वो माउथ के ऊपर है, ठीक है, उनकी नाकों का, नॉस्ट्रल का जहाँ से वो सांस लेते हैं उसका पोजीशन देखो, या फिर उनका जो हेयर डिस्ट्रीब्यूटेड उनका स्ट्रक्चर देखो, हमें क्या समझ में आता है कि भले ही कितने भी डिफरेंट है ये, मतलब भले ही कोई जंगल में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ठीक है, लेकिन सबका जो उनका पोजिशनिंग है, ठीक है, चीजों का जो स्ट्रक्चर है वो सब में सेम है। तो ये एविडेंस मिलता है, इससे ये समझ में आता है कि हो सकता है कि जब इनका सबका स्ट्रक्चरिंग सेम है तो एक सेम एंसेस्टर से, सेम किसी पूर्वज से आए हुए हैं। ये प्रूफ हमें मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से मिलता है। उसी तरीके से जब आप प्लांट्स को देखते हो, प्लांट्स में आप देख लो लीफ का शेप, मोस्टली ऑलमोस्ट सारे पेड़ में जो लीफ का शेप होता है वो कितना सिमिलर होता है, ठीक है। लीफ वेनेशन, अब लीफ वेनेशन का मतलब होता है जिस तरीके से पत्ते आते हैं, जिस तरह से पत्ते आते हैं किसी प्लांट में या फिर पौधे में स्टार्टिंग में, आप उसका पोजीशनिंग देख के समझ सकते हो कि हाँ उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ वेनेशन। फिर लीफ पेटियोल, किसी भी पत्ते का जो एंड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो एंड का पार्ट होता है सब में सेम होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हाँ प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ साथ में रिलेशन है, और हो सकता है वो सेम कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हो। तो दिस इज योर फर्स्ट एविडेंस, दैट इज व्हाट, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यानी स्टडी ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म से जो सबूत हमें मिले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एविडेंस इज एनाटॉमिकल एविडेंस। व्हाट डज एनाटॉमिकल एविडेंस मीन? इसका मतलब है अब ये चार आप हैंड स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक ह्यूमन हैंड है, कैट हैंड है, ठीक है, कैट का लेग है, वेल का फिन है, और बैट का पैटेजियम है। यानी कि ये चारों स्ट्रक्चर देख लो, चारों ही अलग है अपने अपने इसमें। यानी ह्यूमन हैंड कुछ अलग काम करता है, कैट का लेग किसी और काम में आता है, वेल अपने फिन किस चीज के लिए यूज करती है, और बैट अपने पंख किसी और चीज के लिए यूज करता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग हो, ये जानवर भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनके बीच में सिमिलैरिटी ये है कि जब आप इनका बोन स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका बोन स्ट्रक्चर सेम है, और इनकी जब जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो ये सिमिलैरिटीज से एक और हमें प्रूफ मिल जाता है कि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, सारे जो मेमेलिया ग्रुप के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही एंसेस्टर से हमें मिले हुए हैं। सो ये है आपका सेकेंड एविडेंस, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। Now, the third one is vestigial organ. So what are basically vestigial organ? Vestigial organ का definition ये होता है कि एक ऐसा organ जो अभी degenerate हो रहा है या फिर उतना पूरी तरीके से develop नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस टर्म में vestigial का मतलब है कि वो धीरे धीरे degenerate हो रहा है, ठीक है। अभी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन पहले इतिहास में इसका इस्तेमाल, हिस्ट्री में इसका यूज हुआ करता था, और अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में उसका यूज है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन है एयर मसल्स या फिर एयर पेना। आप ये कान, जो आपका कान का जो एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ पार्ट है, इसका ह्यूमंस में कोई इस्तेमाल नहीं है, इसके लिए धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, और ये आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टूथ यानी आप जानते हो कि 32 के एज के बाद जो टीथ आता है एकदम एंड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ। पहले के टाइम में जब ह्यूमंस जो खाना जो चबा चबा खाया करते थे या फिर कच्चा खाना खाया करते थे, तब उनको उनके दांतों की, काफी सारे दांतों की जरूरत पड़ती थी, और ये प्रूफ देता है
एक सिमिलैरिटी दिखाता है हमारा बंदरों के साथ। वैसे ही साथ है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कच्चा रॉ मटेरियल या फिर कच्चा खाना पचाने में हमारी मदद करता है। तो बेसिकली अपेंडिक्स का होना ये प्रूफ करता है कि इंसान जो था वो पहले कच्चा खाना खाया करता था जानवरों की तरह, और ऐसे ही अपेंडिक्स जो है वो दूसरे रेमनेंट्स यानी चूहे या फिर ऐसे जो जानवर होते हैं उसके अंदर अभी भी एक्टिव है, उनको अभी भी मदद कर रहा है खाना पचाने में, ठीक है। यानी कि सिमिलैरिटी बताता है हमारा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज टेल बोन और कॉकिक्स, ठीक है। अब कॉकिक्स बोन क्या होता है, अभी ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि हम बंदर से आए हुए हैं। किस तरह से ये दर्शाता है कि किस हमारे अंदर भी, हमारे पास भी एक टेल बोन था, एक ऐसा हड्डी थी जो हमें मदद करती थी हमारे पूंछ को बैलेंस करने के लिए। वो अभी भी हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल है और धीरे धीरे डीजनरेट हो रही है। यानी कि ये सारे जो आप चारों आप देख रहे हो ह्यूमंस के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वो दर्शाता है कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि हम हिस्ट्री में क्या थे। और ये सपोर्ट करता है थियरी ऑफ एवोल्यूशन को कि किस तरह से ह्यूमंस डेवलप हुए थे, ठीक है। तो दिस वाज योर थर्ड एविडेंस, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। नाउ coming to the fourth one, that is paleontological. Paleontological is the one of the most important evidences, as ये सीधा आपको पुराने जमाने के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दिखाई देता है, ठीक है। कैसे, किस तरह से, अब फॉसिल फिल्स का नाम सुना आप लोग ने कि जमीन के अंदर की इस टीरैक्स या फिर इस तरह के डायनासोर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, इनकी फॉसिल्स मिले हुए हैं। तो इनके फॉसिल्स और इनके इंप्रेशंस के थ्रू हम लोग को समझ में आता है कि हाँ, ये इस टाइम पे, इस जमाने में, इस एरा में ये ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, इतने करोड़ साल पहले ये ऑर्गेनिज्म वहां पे अवेलेबल थे, ठीक है। यानी कि बेसिकली मान लो कोई जानवर था, वो किसी फ्लड के वजह नहीं, यानी कोई अर्थक्वेक की वजह से या फिर कोई हादसा हो जाने की वजह से जमीन के अंदर उसकी बॉडी दब गई, और सालों सालों तक उसके अंदर उसकी जो बॉडी थी वो जमीन के अंदर ही रही। और फिर बाद में अब जब हम ह्यूमंस का एक्सकवेशन करते हैं तो हम लोग को इसके बॉडी पार्ट्स या फिर हड्डियां मिलती है, तो हम उससे पता लगा पाते हैं कि वो कितने 100 साल पहले वो वहां पे एग्जिस्ट किया करता था। और इसी के थ्रू, नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि कितने 350 करोड़ साल या फिर 250 करोड़ साल पहले, क्या 2.5 करोड़ साल पहले हमारे डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से मिलता है, हमारे पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस से, ठीक है। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है कि हम लोग कैसे पता लगा लेते हैं कि मान लो कि ये हड्डी मिली हुई है वो कितने साल पुरानी है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग मेथड। और व्हाट इज, लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज कार्बन डेटिंग मेथड। सो कार्बन डेटिंग मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो एकदम सिंपल सा है, लेकिन वी कैन डू इट बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, वेदर भी एक एनिमल या फिर एक प्लांट, ठीक है, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन के एलिमेंट प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है, हर फॉर्म में हम लोग कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब एक इंसान या फिर एक एनिमल या फिर एक प्लांट जो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर जो कार्बन 14, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12, ठीक है। दो आइसोटोप हैं, और भी हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कार्बन 14 और कार्बन 12, ये दो उसके आइसोटोप्स हैं। इनका ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाता है, और कार्बन 14 जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का, वो धीरे धीरे डीके होना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने जो प्रॉपर्टीज है वो लूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन वो जो डीकेइंग प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, ठीक है, सालों लग जाते हैं, ठीक है, हजारों साल, लाखों साल लग जाता है उसको धीरे धीरे डीके होने में, ठीक है। तो ये लोग साइंटिस्ट करते क्या है, बेसिकली सी कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है, ठीक है, यानी कितना कार्बन 14 प्रेजेंट है एक डेड ऑर्गेनिज्म में और कितना कार्बन 12 प्रेजेंट है उसी डेड ऑर्गेनिज्म में, इसका रेशियो निकाल करके जो भी उसका लाइफ है कार्बन 14 का, उसके हिसाब से वो जज कर पाते हैं कि कितने 100 साल पहले ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया करता था। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन सिंपल वे में आप समझो तो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अंदर का कार्बन 14 जो एलिमेंट है वो डीके करना स्टार्ट कर देता है। और हम कैसे पता लगाते हैं कि जितना टाइम, ठीक है, जितना टाइम जो है वो कैसे मिलता है हम लोग को, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो, ठीक है, कि इतना होना चाहिए और ये इतना हो गया है, ठीक है। और इस अमाउंट से हम लोग क्या कर पाते हैं, टाइम निकाल पाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने 100 साल पहले एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है। So this is basically your carbon dating method. Now, इसके साथ ही हमारे पास कुछ एराज हैं
ठीक है। अब ये एराज स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल्स और फॉसिल बताते हैं। इस एराज के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से एरा में एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है। तो सबसे पहले अभी ऑब्वियसली जब लोग ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हुई होगी तो वो डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट लेयर्स में जाकर के दब के मरे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसी तरह से फॉसिल्स बनते हैं। सबसे नीचे जो मिला यानी कि सबसे पहले फॉर्म हुआ था, उसके बाद जो मिला वो उसके बाद मिला जो उसके बाद, इस तरह से लेयर्स मिले हुए हैं और उसके हिसाब से उस लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल के हिसाब से एराज में डिवाइड किया गया है डिफरेंट एनिमल्स का। तो पहला है पेलियोजोइक एरा, दूसरा मेसोजोइक एरा, तीसरा सेनोजोइक एरा। अब पेलियोजोइक एरा में वे इस तरह के एनिमल्स मिलते हैं। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसके अंदर वर्टेबल कॉलम नहीं होता, बहुत ही बेसिक नाजुक टाइप के एलिमेंट्स, यानी कि जो एकदम स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ एनिमल्स है वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वो है पेलियोजोइक एरा में। फिर आते हैं हमारे पाइसेस, पाइसेस यानी मछलियां, ठीक है, यानी ओशियन से रिलेटेड एनिमल्स। फिर एम्फीबिया, एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग्स, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं हमारे एम्फीबियंस। जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितने टाइप के जो है वो एनिमल्स होते हैं। फिर आए हमारे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होता है क्रोकोडाइल, स्नेक, ठीक है, डायनासोर एंड ऑल। फिर मैमल्स और एव्स आखिर में आए थे, ठीक है, यानी जो ह्यूमन बींग्स थे या फिर जंगलों में रहने वाले बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म जो दूध, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो जाए तो दूध देते हैं या फिर अंडे देते हैं या फिर हवा में रहते हैं, वो सारे एंड में आए थे सीनोजोइक एरा में। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि जब डिफरेंट लेवल्स पे जमीन की खुदाई हुई तो डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग लेवल जो ऑर्गेनिज्म थे उनके क्या बोलते हैं बॉडी पार्ट्स मिले, उनकी हड्डियां मिली, उनके रेमनेंट्स मिले। उससे हम लोग जज कर पाए कि कौन सा एनिमल कब रहता था, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। ये आपका फिफ्थ एविडेंस है ऑफ एवोल्यूशन। अब इसमें होता कैसे है कि एक कनेक्टिंग लिंक, एक लिंक मिला हुआ है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे कि some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, hence they are called as connecting link, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या होता है सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, दो एनिमल्स के बीच की, ठीक है, और इससे हम लोग जज कर पाते हैं कि हाँ हो सकता है ये दोनों कनेक्शन है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो वैसे ही तीन एग्जांपल्स हैं, एक है डगबाइल प्लेटिपस, दूसरा लंग फिश, तीसरा पेरीपेटस। अब देखते हैं इनकी चीजों को मतलब कैसे ये लिंक कर पाते हैं। डगबिल प्लेटिपस जो है वो अंडे भी देता है, ठीक है, और उसके पास मेमोरी ग्लैंड भी है, ठीक है, अंडे भी देता है, उसके पास मेमोरी ग्लैंड भी है, और इसका स्किन जो है इस पे हेयर भी आता है, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, ये प्रॉपर्टी जो है एक तो पहली प्रॉपर्टी ये एव्स की है, ठीक है, एव्स यानी बर्ड्स की है, और दूसरा मैमल्स की, यानी कि दोनों के ही बीच का प्रॉपर्टी शो करता है डगबाइल प्लेटिपस। तो डगबाइल प्लेटिपस बेसिकली एक लिंक है कि ये इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है एव्स मैमल से ही बने होंगे और मैमल्स एव से ही बने होंगे, इनके बीच का रिलेशनशिप कौन देता है हमारा डग-बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। उसी तरह से सेकंड है आपका लंग फिश। आपको पता होगा फिशेस में होते हैं गिल्स, गिल्स यानी वो गिल्स पानी के थ्रू जो ऑक्सीजन वो सेपरेट करके रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन लंग फिश एक ऐसा फिश है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग जो है वो प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसका एक लिंक है सांस लेने वाले लंग्स वाले ऑर्गेनिज्म के साथ और गिल्स वाले एनिमल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है आपका पेरीपेटस। पेरीपेटस बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सिमिलैरिटीज हैं एनिलीडा ग्रुप से और ऑर्थोपोडा ग्रुप से। अब एनिलीडा ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो रेंगने वाले जीव होते हैं, ठीक है, जिनकी पेरिपोडिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सूडो लेग्स होते हैं इनके, ठीक है, और ये क्या करते हैं ये सेगमेंटेड होता है, ऐसे इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो पेरिपेटस इसके अर्थवॉर्म जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाता है, ठीक है, फॉर्म शो करता है। और ऑर्थोपॉड यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अपेंडेज होता है, यानी कि कॉकरोच देख लो, मॉस्किटो देख लो, अपेंडेज यानी ऐसे जुड़े हुए पैर होते हैं, वैसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोपॉड। तो पेरिपेटस दोनों की तरह लिंक शो करता है, ठीक है, एनिलीडा और ऑर्थोपोडा दोनों की तरह का। इसके लिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं कनेक्टिंग लिंक। ये थे बेसिकली आपके तीन कनेक्टिंग लिंक जो आपको बुक में दिए हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक है, आप जाके गूगल कर सकते हो, ठीक है। सो डगबाइल प्लेटिपस एव्स और मेमेलिया में, लंग फिश इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है डिस्पाइट ऑफ बीइंग पाइसेस, ठीक है। पेरिपेटस एनिलीडा और ऑर्थोपोडा के बीच का लिंक बताता है, ठीक है। The final evidence is embryological evidence. Now let's have a look what is embryological evidence. अब embryological evidence का मतलब होता है कि अभी कोई भी बेबी स्टेज पे कोई भी, अब बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिए हुए, फिश, सैलामेंडर, टॉर्टोइस, चिकन,
पिग, काउ, रैबिट, मैन। अब किसी भी आप ऑर्गेनिज्म को ले लो और उसका एम्ब्रियो स्टेज देखो, फर्स्ट एम्ब्रियो स्टेज, तो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सभी एम्ब्रियो जो है वो सेम है, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी उसके बाद जब धीरे धीरे जब वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं एम्ब्रियोज, तो उनके जो शेप है, चेंजेस है, वो दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे सारे एम्ब्रियोज यानी बेबीज जो होते हैं वो सब सेम ही होते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि जब सबके एम्ब्रियो सेम है तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी सेम ही होंगे, ठीक है। एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन की वजह से उनके अंदर चेंजेस आते गए, ठीक है। तो दिस वर बेसिकली योर 6 टाइप ऑफ एविडेंसेस, ओके। एंड कौन से थे एविडेंसेस? मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फ यानी सेम, सॉरी फॉर्म, फॉर्म का जो सिमिलरिटी रहती है वो। एनाटॉमिकल, जो उनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है। वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स पहले काम में थे और अब नहीं है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो एक्टिव हैं, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। पैलियोंटोलॉजिकल यानी कि फॉसिल फ्यूल्स मिलना। कनेक्टिंग लिंक यानी दो ग्रुप ऑफ दो फाइलम ऑफ एनिमल्स के बीच का रिलेशनशिप बताना। एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो स्टेज में सबका सेम होना। ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो सच है। एक ही फॉर्म से, एक ही जगह से पूरी लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे करोड़ों सालों में वो आगे बनती गई है, प्रोसीड होती गई है, ठीक है। एंड बाय दिस वी हैव डन विद द सेकंड पार्ट। और इसके आगे हम पढ़ेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और लमार्किज्म, और एंड के जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन है वो। थैंक यू। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.